हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो उसमें हमने पढ़ा था आरडीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर आपने जो वेक्टर्स थे उसके बारे में पढ़ा था, बायोरिएक्टर्स के बारे में पढ़ा था, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वाले चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी या आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी थी उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से एरिया में है और उसको आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो जो बेसिकली 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है। सबसे पहला, मतलब इसके 3 रिसर्च एरिया हैं। सबसे पहला होगा इसमें कि जो आपने इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म या जिसके भी अंदर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो भी इंट्रोड्यूस किया है वो एक बेस्ट कैटलिस्ट की तरह एक्ट करे। ठीक है, मतलब आपने किसी बैक्टीरिया के अंदर अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है तो वो एक बेस्ट कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सके। ठीक है। दूसरा, ऑप्टिमल कंडीशंस जो होंगी वो क्रिएट की जाए ताकि जो भी आपने कैटलिस्ट बनाया है, जो भी आपने माइक्रोब बनाया है वो अच्छे से एक्ट कर सके और आपने जो भी उसके अंदर जीन फ्रेगमेंट डाला है वो जीन फ्रेगमेंट वहां पर अच्छे से अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। और तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको आपको प्यूरिफाई करना है, उसको आपको सेपरेट आउट करना है और आपको जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जिनके लिए भी आपने वो प्रोडक्ट बनाया है उसका इजीली यूज हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है। सबसे पहले, जो भी आपने रिकॉम्बिनेंट माइक्रोब बनाया है वो एक बेस्ट कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सके, आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट तैयार कर सके। दूसरा है ऑप्टिमल कंडीशंस जो है वो क्रिएट की जाए ताकि जो कैटलिस्ट है, जो माइक्रोब है वो अच्छे से एक्ट कर सके। और तीसरा है जो भी प्रोडक्ट वो दे रहा है उसकी आपको प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन जो हो वो करनी आनी चाहिए, मतलब उसके लिए टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। तो जो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी का है उसको एग्रीकल्चर के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जब भी हमें भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें जो फूड प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करना है। तो फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला, एक तो आप एग्रो केमिकल्स यूज़ करो, मतलब आप जो केमिकल्स हैं, केमिकल बेस्ड आप अपनी जो क्रॉप है वो ग्रो करो। दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करो, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें आप कोई भी पेस्टिसाइड या कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज नहीं करोगे। और तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, मतलब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करो जिस क्रॉप की जो रेजिस्टेंट कैपेसिटी होगी, चाहे वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो या अनफेवरेबल कंडीशंस हो वो ज़्यादा हो, तो हम जो क्रॉप होगी, क्रॉप प्रोडक्शन होगा उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने 3 बातें पढ़ी हैं। सबसे पहला एग्रोकेमिकल, मतलब आप केमिकल्स यूज करोगे। दूसरा, आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूज करोगे, मतलब आप वहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर आप बायो पेस्टिसाइड्स या बायो फर्टिलाइजर्स यूज करोगे। और तीसरा, आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो क्रॉप है या सीड है उसको आप लगाओगे वहाँ पर। ठीक है, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या था, जो गेहूं और चावल हैं उनकी जो प्रोडक्शन थी उसको ट्रिपल कर दिया गया था। तो वो मतलब जो आपका क्रॉप एरिया है, भाई क्रॉप एरिया तो बढ़ने वाला है नहीं, क्रॉप एरिया बल्कि रिड्यूस ही होता जा रहा है। तो उसी क्रॉप एरिया के अंदर, उसी फील्ड एरिया के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रोथ करवा सकें ग्रेन्स की, ताकि जो हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। तो वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति, इसके जनक थे MS स्वामीनाथन। या फिर हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे उन्होंने मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन को इनिशिएट किया था, लेकिन अगर इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फादर है वो पूछा जाए आपसे तो वो MS स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट है, देखिए, जब भी हम जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसके अंदर फोकस किया गया था कि क्रॉप का जो अमाउंट है उसको इम्प्रूव किया जा सके, चाहे वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करके या फिर यहाँ पर आपको जो नॉर्मल जो मेथड्स थे
जैसे हमें मैन्योर यूज़ करते हैं, गोबर की खाद यूज़ करते हैं, या आप कंपोस्ट यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। अब क्या किया गया, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, फर्टिलाइजर्स जो थे उनको हमने मिनिमाइज करना है ताकि जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है उससे निपटा जा सके। सॉइल पोल्यूशन करते हैं जो भी केमिकल्स या जो भी फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करते हो, और बाकी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई या एनिमल्स जो भी आप मॉडिफाई कर रहे हो, जिनके अंदर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल रहे हो, वो होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जिनका जो जीनोम है आपने मॉडिफाई कर दिया है उनको बोलते हैं जीएमओ, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं उनके अंदर कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ी बेस्ट होती हैं। जैसे उनके अंदर जो मतलब सीड होंगे, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होंगे, उनके जो सीड्स होंगे वो एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, बारिश हो गई, या बहुत ज़्यादा सेलाइन कंडीशन है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस कंडीशन आती है उसको वो टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब कम पानी में भी वो ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, उनके लिए जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं वो मतलब क्या होंगे, कम यूज़ करने पड़ेंगे, या फिर वो क्या होंगे, पहले ही वो पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे तो उनके ऊपर कोई कीड़ा नहीं लगेगा, इसलिए हमें कोई केमिकल वहाँ पर यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। तीसरा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस उसके कम हो जाएंगे, मतलब उसको स्टोर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कोई भी क्रॉप है, कोई भी सीड्स हैं, उनको अगर कोई पेस्ट या कोई जो इंसेक्ट्स हैं वो ख़राब कर रहे हैं तो वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में आता है। अगर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाएगा तो फिर आपकी जो क्रॉप है या ग्रेन्स हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए जो जीएमओ होते हैं उनके पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है इनकी जो मिनरल यूसेज होती है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी मिनरल यूसेज जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इनकी जो एफिशिएंसी होगी मिनरल को यूज़ करने की वो बढ़ जाएगी, तो वो अगर कम फर्टाइल सॉइल होगी तो उसके अंदर भी वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। हमें क्या करना है, क्रॉप की क्वांटिटी को इम्प्रूव करना है, साथ में उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि हमने क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी लेकिन उसके अंदर जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स थे वो ही गायब हो गए। ठीक है, तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है या जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये सब प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो एबायोटिक स्ट्रेस से रेजिस्टेंट होने चाहिए, उनके ऊपर केमिकल पेस्टिसाइड्स जो है वो बहुत कम डालने चाहिए क्योंकि वो पहले से ही पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे। उनके पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होने चाहिए, उनके मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाएगी। और लास्ट है उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है, अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बीटी कॉटन का। तो बीटी कॉटन में जो बी और टी है वो क्या इंडिकेट करते हैं, बैसिलस thuringiensis। ये बैसिलस thuringiensis जो है वो एक बैक्टीरिया है। क्या होता है इस बैसिलस thuringiensis के अंदर, एक जीन सीक्वेंस होती है। मान लीजिए ये है आपका बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। इस बैसिलस thuringiensis के अंदर एक जीन होता है। ये जीन क्या करता है, ये जीन एक प्रोटीन बनाता है और इस प्रोटीन से कई जो इंसेक्ट्स होते हैं, कोई पेस्ट होते हैं वो किल कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके जो बीटी है, मतलब बैसिलस thuringiensis, उसकी इसी प्रॉपर्टी को यूज करके, उसके इसी जीन को यूज करके हमने बीटी कॉटन क्या है बीटी कॉटन डिस्कवर किया है। तो क्या है कि जो ये होता है बीटी जो होता है बैसिलस thuringiensis, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है और ये क्या करता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन की फॉर्म में होगा। ये जो मतलब ये जीन था, ये जीन हमने किसके अंदर डाल दिया, कॉटन प्लांट के अंदर डाल दिया। अब क्या करेगा, ये जीन जो होगा वो कॉटन प्लांट के अंदर जाकर वहां पर ये प्रोटीन बनाने लगेगा और पेस्ट को किल कर देगा। अब भाई जो ये जीन होगा ये क्या करता है, ये यहाँ पर जो टॉक्सिन बनाता है वो प्रोटॉक्सिन होता है। ये जो प्रोटॉक्सिन होगा ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, तो ये यहाँ बीटी कॉटन मतलब जो बैसिलस thuringiensis होगा उसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होगा।
यहाँ पर कॉटन के अंदर भी ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होगा। जैसे ही कोई इंसेक्ट जो होगा वो कॉटन के ऊपर अटैक करेगा, कॉटन प्लांट को खाएगा, तो ये उस जीन को भी अपने अंदर ले लेगा। उसकी वजह से जो प्रोटॉक्सिन बन रहा था वो इस इंसेक्ट के गट के अंदर जाकर, वहां पर ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि वहां पर उसकी गट के अंदर जाकर ये एल्कलाइन पीएच में एक्टिव हो जाएगा और उस इंसेक्ट को ही मार देगा। तो जो इंसेक्ट बीटी कॉटन पर अटैक करेगा ये उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो यही फिनोमेना यूज करके बीटी कॉटन बनाया गया था, जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी के के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो बीटी जीन है, बीटी टॉक्सिन जीन है, वो कहाँ से आइसोलेट किया गया है? बैसिलस thuringiensis से। और ये बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स को इम्प्रूव करता है, जैसे कि कॉटन है या कॉर्न है। कॉर्न प्लांट जो है वो कॉर्न बोरर से रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल याद रखनी है कि जो कॉटन होता है, कॉटन के अंदर तो क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखने हैं आपको। कॉटन के अंदर तो ये 2 जीन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और जो कॉर्न है वो उसके अंदर क्राई 1AB ये इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि कॉर्न बोरर से इसको बचाएगा। और ये जो कॉटन बनाया है बीटी कॉटन, ये कॉटन बोलवॉर्म से रेजिस्टेंट होगा। कॉटन बोलवॉर्म जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्राई 1AC और क्राई 2AB से क्रिस्टल प्रोटीन बन जाएगा, या क्राई प्रोटीन जिसको बोलते हैं। ये क्राई प्रोटीन जो होगा अब इस पैथोजन या जो बोलवॉर्म है उसके गट के अंदर जाकर जो एल्कलाइन पीएच होगी उसमें जाकर ये एक्टिव हो जाएगा, और उस जो इंसेक्ट होगा उसकी जो एपिथेलियल सेल्स होंगी, इसकी एपिथेलियल सेल्स के अंदर लाइसिस कर देगा, स्वेलिंग करवा देगा, पोर क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट होगा उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा बीटी कॉटन के बारे में। दूसरा है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो देखिए, बहुत सारे नेमेटोड्स जो होते हैं वो बहुत सारे प्लांट्स के लिए पैरासाइट होते हैं। प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के अंदर भी नेमेटोड्स पैरासाइट की फॉर्म में इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो एक होता है नेमेटोड मेलोइडोगाइना इनकॉग्निटा। मेलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा ये क्या करता है, जो टबैको प्लांट होता है उसकी रूट के अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो टबैको की जो प्रोडक्शन होगी वो बहुत कम हो जाती है। तो क्या किया गया, वहां पर RNAi यानी RNA इंटरफेरेंस टेक्निक से इस जो टोबैको प्लांट था उसकी रूट्स के अंदर जो मेलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा से जो इन्फेक्शन हो रहा था उसको रोका गया। क्या करते हैं RNA इंटरफेरेंस में? हमें एक बात पता है, मैंने सेंट्रल डोगमा में भी ये बात बताई थी कि ये है हमारा DNA है डबल स्ट्रैंडेड। इससे जो RNA बनेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही अब ट्रांसलेशन में जाएगा और इससे ये बना देगा कोई प्रोटीन। तो क्या होता है, नॉर्मली अगर ये RNA डबल स्ट्रैंडेड हो जाए तो ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो यही वाला जो फंडा है वो यहाँ पर यूज किया गया RNA इंटरफेरेंस के अंदर। क्या किया गया, यहाँ पर एक mRNA इंट्रोड्यूस किया गया, कॉम्प्लीमेंट्री mRNA। तो क्या होगा, जो mRNA होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, ये दोनों बेस पेयरिंग बना लेंगे और जो प्रोटीन फॉर्मेशन थी वो अब नहीं हो पाएगी। तो इसको बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस। मतलब RNA जो है वो इंटरफेरेंस टेक्निक से सप्रेस कर दिया गया है उस RNA को। ठीक है, दूसरा है जो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर जो होता है उसकी वजह से भी आप जो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन होते हैं उनको आप कहाँ पर, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हमने पढ़ा था जो टाइप्लाज्मिड होता है ना, टाइप्लाज्मिड पढ़ा था जो ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है। तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को ही यूज किया जाता है कोई भी RNA या DNA को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, सिंपली आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर RNA की कॉपी डाल दी जाएगी ताकि जो RNA होगा बनेगा वो डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा, दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी और RNA जो होगा वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। सिंपल सी बात है।
ठीक है, तो अभी आप फिलहाल यहाँ तक ही कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आगे बात करेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी जो यूज़ है वो और आगे कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। तब तक आप अपना ये कर लीजिए यहाँ तक, और बीटी कॉटन के ऊपर आप अपने नोट्स बना लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख कर कमेंट करके बता सकते हो, या मुझे कोई और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।